नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा बोलन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। हमारे भारत के भूगोल में दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा भारतीय प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र के बारे में। हमने हिमालय अपोहा तंत्र के बारे में विस्तार रूप से जाना था। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारतीय अपोहा तंत्र में हम देखेंगे, इसको हम दो पार्ट में मेनली डिवाइड करेंगे, एक पश्चिमी अपोहा तंत्र, एक पूर्वी अपोहा तंत्र। पश्चिमी अपोहा तंत्र यानी कि जो पश्चिम दिशा में आने वाली जितनी भी नदी हैं जो कि अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है, उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उस नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और हिमालय नदी तंत्र को भी हमने ऐसे ही पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेनली जो पश्चिमी दिशा में जो जाने वाली नदियां हैं, मेन रूप से जो दो मुख्य नदियां होती हैं दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वो मेन रूप से हमारी पश्चिम घाट की तरफ जाने वाली नदियों में से एक है जो कि अरब सागर में गिर जाती है। तो हमने देखेंगे प्रायद्वीपीय भारतीय अपोहा तंत्र के बारे में। मैं अपोहा तंत्र के बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उससे रिलेट करना चाहूंगा कि इसमें हम अपोहा तंत्र में क्या चीजें पढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र के बाद अगर पहले थोड़ा सा मैं अपोहा के बारे में बताऊं आपको कि ये अपोहा क्या होता है। अपोहा दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और आपको फिर से मैं रिलेट करना चाहूंगा कि एक निश्चित दिशा में किसी भी नदी का जो गमन होता है उसी को हम अपवाह बोलते हैं। और अपवाह तंत्र का मतलब है कि अगर ये नदी जा रही है तो इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, ये सहायक नदियां अगर इसमें जाके मिल जाती है तो इस सहायक नदियों के बनने से जो एक श्रृंखला या की एक चीज जो चीज का निर्माण होता है उसको हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको अपवाह तंत्र बोला जाता है। ये चीज आपकी क्लियर है? ठीक है, अब देखो अपोहा तंत्र अलग चीज होती है, मतलब कि ये कई नदियों के मिलने से बनता है। एक अपोहा द्रोणी होती है, यानी कि पूरी नदियां जहां से भी अपना पानी लेके आती है उस टोटल एरिया की जो बेसिन होता है उसको अपोहा द्रोणी में काउंट करते हैं। अगर मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे और भी चीजें क्लियरिटी से बताऊं कि प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र में कौन कौन सी नदियां होती है, इसको हम मेन रूप से दो अपवाह तंत्र के रूप में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हम दो रूप से जानेंगे दोस्तों। प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र को है ना, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र इसको हम जानेंगे दो रूप से। एक होता है पश्चिमी अपवाह तंत्र, है ना, एक पश्चिमी अपवाह तंत्र होता है और एक होता है पूर्वी अपवाह तंत्र। ठीक है, पश्चिमी अपवाह तंत्र में जो होता है दोस्तों, पश्चिमी अपवाह तंत्र, मैं यहाँ पे अपवाह तंत्र की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी स्पेसिफिक किसी नदी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक किसी नदी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नदी में केवल अगर हम मान लो कि यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नर्मदा रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम नर्मदा रिवर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अगर यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है और आगे जाके वो किसी भी अरेबियन सी में वो मिल जाती है, ठीक है, और अमरकंटक से निकलती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, तो सिर्फ हम ये नदी की बात करेंगे जिसका टोटल किलोमीटर एरिया है कि 13-12, है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि अगर मैं नर्मदा नदी तंत्र की बात करूंगा, नर्मदा नदी तंत्र की मैं अगर बात करता हूं तो तंत्र में क्या होगा कि इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जो कि आके इसमें मिल जाती है। तो इससे क्या होगा कि हम टोटल जो इसका एरिया है, जो भी इसमें पानी जहां से भी आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक नदी तंत्र अलग बात हो जाती है, एक नदी की बात अलग हो जाती है। नदी में केवल हम एक नदी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, और नदी तंत्र में जो है हम पूरी संपूर्ण नदियां, अगर यहाँ पे नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी में मिलने वाली टोटल जो नदी है उनके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर है? चलिए, हम प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र को हम देख रहे हैं कि दो भागों में डिसाइड करेंगे, मतलब दो भागों में इसको हम पढ़ेंगे। कौन कौन से दो भाग हैं दोस्तों? वो दो भागों में मेन रूप से जो हमारा पहला भाग है वो पश्चिमी अपवाह तंत्र है। कौन सा है दोस्तों? वो पश्चिमी अपवाह तंत्र है एक तो, और दूसरा जो भाग है दोस्तों वो है पूर्वी अपवाह तंत्र है। कौन सा है? पूर्वी अपवाह
तंत्र है। तो ये दो भागों में हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। पश्चिमी अपवाह तंत्र कह लो या अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में, है ना, ये जो होती है पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर में जाती है, और ये कहाँ जाती है दोस्तों, ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है दोस्तों। क्लियर है इतनी चीजें आपको? ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हम जो पहले इसमें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी को डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें मेनली जो पीडीएफ फॉर्म में इसको देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कितनी इसकी लेंथ है, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या होता है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से प्राचीन है। देखो क्या होता है कि जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र जो हिमालय नदी तंत्र से, जो हिमालयी अपवाह तंत्र है उससे प्राचीन है, यानी कि इससे पहले इसका निर्माण हो चुका है। क्योंकि हमने जाना था कि जो हिमालय है वो उसका निर्माण वो अभी युवावस्था में, यानी कि वहां पे जहां आज हिमालय वहां पे कहीं ना कहीं सागर हुआ करता, तो वो कहीं नदी तंत्र नहीं था, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत पुराना नदी तंत्र है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट, अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियां तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी तट के समीप जो स्थित पश्चिम घाट, अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियां, तो ये दोनों के बीच में स्थित है। यानी कि यहाँ एक हमारा ये प्रायद्वीप वाला एरिया है, ये वाला, तो ये जो एरिया है ये दोनों के बीच में क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है इस तरीके से। ठीक है, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली, प्रायद्वीप के उत्तरी मतलब उत्तरी भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग है ना, ये दक्षिण भाग है प्रायद्वीप का, ये उत्तर भाग है। ठीक, तो उत्तर से निकलने वाली चंबल, काली सिंध, कैन, बेतवा, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। देखो सोचने वाली बात है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको समझो। ये हमारा भारत का मैप है ना, इस तरीके से तो ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये साउथ वाला हिस्सा है। तो यहां से जितनी भी नदी निकल रही है वो सारी जो नदियां हैं वो कौन से नदी तंत्र का भाग है दोस्तों, वो है हमारी गंगा नदी तंत्र का भाग है। कौन सी नदी तंत्र का भाग है दोस्तों, गंगा नदी तंत्र का भाग है। और प्रायद्वीप की जो प्रमुख नदी तंत्र है, महानदी तंत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। कौन कौन से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चार मुख्य जो नदी तंत्र हैं ये कहाँ के हैं, ये मेन रूप से जो है हमारे दक्षिण भारत के, या कह लो या प्रायद्वीप के प्रमुख नदी तंत्र में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो हिमालय नदी तंत्र से प्राचीन है, पहली चीज हो गई। और ये क्या काम करता है, इसके मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से जो निकलने वाली नदी है, ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से कौन सा, मतलब ऊपर वाला जो भाग है, चंबल, काली सिंध, कैन, बेतवा, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है। ये आप ध्यान रखना, ये क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंबल, काली सिंध, कैन, बेतवा कौन से नदी तंत्र के भाग है, तो ये यमुना नदी तंत्र के भाग नहीं है, ये गंगा नदी तंत्र के भाग हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने जो देखेंगे पश्चिमी अपवाह तंत्र के रूप में प्रायद्वीप भारत में कुछ नदियां ऐसी हैं, कैसी हैं दोस्तों, जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। देखो ये हमारा प्रायद्वीप भारत का मैप हो गया, तो इसमें से कुछ नदियां जो निकलती है वो पश्चिम की तरफ आ जाती हैं, और कुछ नदियां जो होती है वो पूरब की तरफ जाती है। मतलब कुछ नदियां इसमें पश्चिम की तरफ, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र हो गया, है ना, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, इसको हम पश्चिमी अपवाह तंत्र का नाम दे देंगे, पश्चिमी अपवाह तंत्र का नाम दे देंगे इसको हम। और इसको हम क्या दे देंगे, यहाँ पे जो नदियाँ आ रही हैं उसको हम क्या नाम दे देंगे, पूर्वी अपवाह तंत्र दे देंगे। क्या नाम दे देंगे दोस्तों, पूर्वी अपवाह तंत्र, है ना। ये क्लियर हो गया। तो दोनों चीजों में समझना आप जरूरी है। प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, जिन्हें कुछ प्रमुख है, मतलब कुछ प्रमुख कौन सी है, कुछ नदियों के मैं नाम लिखता हूं, जैसे कि एक है हमारी नर्मदा नदी, और नर्मदा के बाद
तापी नदी, तापी नदी। और कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है दोस्तों? लूनी, लूनी नदी। और मांडवी नदी, मांडवी। ठीक है, तो ये 4 नदी हैं, और भी नदियां हैं लेकिन प्रमुख रूप से यही है, जो कि कहाँ से आती है दोस्तों? वो पश्चिमी दिशा की ओर आके अरब सागर में मिलती है। इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, आप एक तो हम क्या होता है कि एक हम मैप लगा देते हैं और एक स्टडी होती है, एक आप मैप बना करके स्टडी करते हैं। तो दे आर डिफरेंस इन ईच अदर, कि आप अगर बना के कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो ज़्यादा जल्दी क्लिक होती है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे मैप भी लगा देता और आपको उसमें समझा देता, उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती। अगर लेकिन आप कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ें जो बना के पढ़ते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें हमें कन्फर्म होती है। क्या होती है? कन्फर्म होती है। चलिए, अब सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। अब अपवाह तंत्र में हम कौन से अपवाह तंत्र की बात करेंगे? नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। तो यह नदी जो है, यह नदी जो है दोस्तों, यह नदी है छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। हमने बात की थी ना कि ये जो अमरकंटक से कई सारी जो नदियां हैं वो निकलती है, मतलब कि यहाँ से चारों दिशा में नदियां निकलती है। तो ये जो अमरकंटक है उसमें से एक नर्मदा नदी भी निकलती है और ये मैकाल पर्वत के समीप है दोस्तों। ठीक है, और प्रायद्वीपी की पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। मतलब कि प्रायद्वीप भारत में जो जाने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। ध्यान रखिएगा कि अरब सागर में, यानी कि पश्चिमी दिशा की तरफ, प्रायद्वीप भारत की बात कर रहा हूं मैं, प्रायद्वीप भारत की पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्योंकि भ्रंश घाटी में कैसे कि अगर मैं बात करूं तो इधर जो है हमारा, इधर है इसमें विंध्याचल रेंज, यहाँ पे विंध्याचल रेंज है दोस्तों, यहाँ पे विंध्याचल, और यहाँ नीचे इसकी तरफ क्या है? सतपुड़ा, है ना। तो दोनों के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी है। तो ये सबसे बड़ी नदी भी है क्योंकि ये विंध्याचल एक भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है, और इसके उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है। क्या है दोस्तों? इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, लेकिन उत्तर में ये वाला उत्तर की बात कर रहे हैं, ये उत्तर में है ना, और ये दक्षिण में है। तो उत्तर में क्या है? विंध्याचल है, और दक्षिण में क्या है दोस्तों? दक्षिण में सतपुड़ा है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बजर, शेर, शक्कर, तवा, ग्वाल, छोटी तवा, हिरन आदि नर्मदा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? बजर है, शेर है, शक्कर है, तवा, ग्वाल, छोटी तवा, हिरन आदि नदी जो है नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इतना क्लियर रहेगा ना आपको? ठीक है, और भी इसमें जानकारी हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो, नर्मदा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? नर्मदा की जो कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 13-12 किलोमीटर है। ये भड़ोच के निकट यहाँ खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। भड़ोच यानी कि गुजरात में एक जगह है, वहां जाती है, और ये खंबात की खाड़ी में, यानी कि अगर बंगाल की भी खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी में भी एक खाड़ी जो है वो खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर बंगाल की खाड़ी नहीं, सॉरी, अरब सागर में खंबात बंगाल की खाड़ी में कैसे जाएगी, सॉरी, यहाँ डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा और एस्चुरी में मैंने आपको डिफरेंस पहले बता चुका हूं, और अगर फिर से आपको देखना है तो मैं थोड़ा सा रैंडमली बता देता हूं। देखो, क्या होता है कि नदी जो है, नदी जाती है यहाँ पे, कई जो नदियां होती है ज्यादातर जो है पूर्वी घाट में, वो क्या बनाती है? वो बनाती है डेल्टा। मतलब कि नदी है ना, एक जैसे कि अपने साथ कई सारे अवसाद लेके आती है। जब वो अवसाद लेके आती है तो वो अपनी मुख्य धारा से भटक जाती है और वो कई धाराओं में बढ़ जाती है। जब वो कई धाराओं में बढ़ जाती है तो उसके बीच में जो अपवाद आने की वजह से जो धाराएं होती है वो अपना जो अवसाद है वो फैला लेती है। अवसाद फैलाने की वजह से जहाँ पे जिस क्षेत्र का जो निर्माण होता है उसको हम डेल्टाई क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ पे बात क्या है? एस्चुरी की बात की जा रही है। तो जो
पश्चिमी घाट में जो नदियां आती है यहाँ पे डेल्टा ना बना करके वो नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि ये नदी जो है डायरेक्टली समुद्र में विलीन हो जाती है, कोई मार्ग में इनका ज़्यादा मतलब कि बटना नहीं हो पाता है। इतना क्लियर है। चलिए, यह नदी संगमरमर की चट्टानों में सुंदर महाखड्ड एवं जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है और कहाँ स्थित है। तो ये जो धुआंधार जो जलप्रपात है दोस्तों, वो नर्मदा नदी पर है और जबलपुर के निकट स्थित है। ये एक तरह का वाटरफॉल है जो कि धुआंधार जलप्रपात है। एक दुग्ध धारा भी है। दुग्ध धारा और धुआंधार में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अरब सागर की गिरने वाली यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसकी जो लेंथ है ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये प्रायद्वीप भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इतना क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी नदी पर जाते हैं। दूसरी नदी जो है इसको ताप्ती या तापी नदी भी बोलते हैं। इसको सूर्य की पुत्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूर्य की पुत्री भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो जल है वो काफी गर्म है, इसके लिए इसको ताप्ती या सूर्य की पुत्री भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ताप्ती नदी की। अब जो ताप्ती नदी है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थल से हुआ है। मतलब एक बैतूल में एक जगह है, ठीक है, उस मुल्ताई शहर से इसका उद्गम होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तापी रिवर का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, उसमें आपको 4 विकल्प दे देंगे। 4 विकल्प में से एक आपको सही बताना पड़ेगा। यह प्रायद्वीप भारत की पश्चिमी अपप्रवाह वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी कि देखो, सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? नर्मदा है। नर्मदा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? ताप्ती नदी है दोस्तों। ताप्ती या तापी नदी की कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है लगभग। कितनी है? 724 है। ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पश्चिमी घाट की तरफ आने वाली। नर्मदा के समांतर, ये देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि समांतर बहती है किसके? नर्मदा नदी के, होती हुई सतपुड़ा के दक्षिण में। सतपुड़ा यहाँ है तो इसके दक्षिण में यह नदी बह रही होती है। सूरत के समीप एक एस्चुरी का निर्माण करने के बाद ताप्ती नदी अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? सूरत के, गुजरात में एक शहर है सूरत, ठीक है, वहां पे यह डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी भी काय का निर्माण करती है? वो भी एस्चुरी बनाती है। और ये भी क्या बनाती है? एस्चुरी को हिंदी में ज्वारमुखंद बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या बनाती है? नर्मदा ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि महाराष्ट्र इसका 79%, 15% जो है मध्य प्रदेश, शेष जो है 6% जो है गुजरात में पड़ता है। मतलब इसके अपवाह क्षेत्र का। वैसे ये नदी जो है सबसे ज्यादा जो इसका पार्ट है नदी का हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है, बट अपवाह तंत्र की यहाँ पे बात की जा रही है। मतलब कि कुछ नदियां इसमें जाके मिलती होंगी ना, तो वो भी क्षेत्र इसमें काउंट किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लूनी नदी। लूनी नदी, इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत का अन्ना सागर है। मतलब अरावली रेंज से ये निकलती है। यह नदी जो है 450 किलोमीटर लंबी है। मतलब काफी लंबी नदी है लूनी, और अरावली के समांतर पश्चिमी दिशा में बहती है। और अजमेर में पुष्कर झील से निकलने वाली सरस्वती इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह नदी कच्छ के रण से लुप्त हो जाती है और जो अंततः प्रवाही नदी का अंतप्रवाही नदी, क्या बोलते हैं इसको? अंतप्रवाही नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब यह नदी क्या है? कच्छ के रण से क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है और अंतःप्रवाही नदी का एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे ये है कि साबर, हम थोड़ा शॉर्ट में देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी। यहां नदी जो है, इस नदी का जो साबरमती नदी है गुजरात में स्थित है, मतलब गुजरात में है और अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत स्थित जयसमुद्र झील से हुआ है, ठीक है। ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। सावर और हाथमती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की कुल लंबाई जो है 330 किलोमीटर है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। और एक और नदी कौन सी गिरती है दोस्तों खंबात की खाड़ी में? नर्मदा नदी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन सी नदी है दोस्तों साबरमती नदी के बाद? साबरमती डबल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं माही नदी। माही नदी जो है, माही नदी विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित महेंद्र झील से निकलती है। ये एक जगह है, धार में जगह है, धार से निकलती है। 533 किलोमीटर का सफर तय कर अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और माही विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है दोस्तों। ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियों में से है। कौन सी? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो माही नदी विंध्याचल से निकलती है और खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोस्तों आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो पश्चिमी अपवाह तंत्र को हमने खत्म किया है। इसके बाद आने वाला जो वीडियो रहेगा वो पूर्वी अपवाह तंत्र के बारे में रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।